ये इट इज़ सिमिलर टू जो मैंने पहले आपसे बात कही थी कि आलमी बरादरी पाकिस्तान का साथ ज़रूर दे रही है, ठीक है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे उनको लेकिन किस हद तक दे रही है? क्या हमारे जितना हमें लॉस हो रहा है क्या उतना हम गेन भी कर रहे हैं साथ में? क्या उन ये चीज़ें कॉन्ट्रास्ट में तो नहीं है? फैक्ट ये है कि हम शायद बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं और बहुत कम गेन कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, उसमें एक तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ब्लेम हमें अपने आप को देना चाहिए क्योंकि हम उस तरह से जो है अपने मसाइल को जो है वो आगे पेश ही नहीं करते हैं। दूसरा उसमें इशू ये है कि शायद हमारा क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी क्वेश्चनेबल हो गई है। अभी भी जब ये कैरी लूगर की बात हुई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इंस्पेक्टर्स होंगे, वो खुद इंस्पेक्ट करेंगे कि जो एड आ रही है वो कहाँ जा रही है, किस तरह से ख़र्च हो रही है, कौन उसको ख़र्च कर रहा है, वो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो एक सॉवरन कंट्री के लिए जिसको एक तो पहले एक जंग में धकेल दिया जाए, उसके बाद उसे कहा जाए कि ये आपको एक हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, उस कॉम्पनसेशन के ऊपर ये कहा जाए कि हम आपको इस तरह से इंस्पेक्ट करेंगे, एज अ पाकिस्तानी आई फील कि शायद ये बहुत इंसल्टिंग बात है। सही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान से जो नाराज़गी है उसकी सज़ा पाकिस्तान को दी जा रही हो, पाकिस्तान को मिल रही हो? नहीं, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं थे कि ईरान के कारनामों की सज़ा जो है वो आपको मिले। ये पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, जिसमें कि अगर आप टू बी फेयर कुछ हद तक अमेरिका की भी जो है इन्वॉल्वमेंट है, जिस पे हिलरी क्लिंटन ने एक दफ़ा ख़ुद भी अपोलोजाइज़ किया था। उन्होंने ये कहा इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान को गलत वक्त पे अबैंडन कर दिया। हम अफ़गान वॉर एरा के अंदर पाकिस्तान के साथ थे, हमने वहाँ पे तालिबान बनाए, सो ऑन सो फोर्थ। उन्होंने इतना एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि फिर जब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ तो हमने पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया, और पाकिस्तान आज उस अबैंडनमेंट को भुगत रहा है। अच्छा, ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों के हक़ में हम मुस्लिम दुनिया में सबसे आगे हैं, इसकी क्या वजह है? पाबंदियों के हक़ में? हाँ। उस तरह से मैं तो वैसे ये नहीं समझता कि हम पाबंदियों के हक़ में मुस्लिम दुनिया में सबसे आगे, लेकिन ये है कि हम थोड़ा एलिनेट इस तरह से है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि ईरान के साथ हमारे इतने ज़्यादा क्लोज टाइज नहीं थे। एक हमारा सेक्टेरियन इशू ईरान के साथ चल रहा था। ईरान और सऊदी अरब की प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, हम सऊदी अरब को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। ना हम गल्फ़ कंट्रीज़ का हिस्सा है, ना हम अरब कंट्रीज़ का हिस्सा है, ना हम अरब लीग का पार्ट हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से ये है कि हमने कभी इतना वेमेंटली ईरान की सपोर्ट नहीं की है, बट एज अ मुस्लिम कंट्री हमने ईरान की सपोर्ट की और ईरान ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट की ठीक है, यानी हमारी तरफ से है। कभी बट ये है कि मैं शायद इस बात से एग्री ना करूं कि पाकिस्तान ईरान के क्रिटिसिज्म में सबसे आगे है। अच्छा, उसके अलावा एक और ख़बर, सदर जरदारी का नवाज शरीफ को फ़ोन पर मफाहमत जारी रखने पर इत्तफाक। आप इसको खबर समझती हैं? बिल्कुल खबर है। ये क्या हो रहा है, अचानक देखिए, से मफाहमत की बात शुरू हो जाती है? ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे हो रहा है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त कहा गया था कि 3 महीने की मेहमान है, फिर कहा गया 6 महीने की मेहमान है, फिर एक दफ़ा लड़ाई हो गई, फिर सुलह हो गई, फिर लड़ पड़े, फिर सुलह कर ली। तो ये चल रहा है, चलता रहेगा। अच्छा। इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम समझे कि शायद कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी। ये ज़रूर है कि जरदारी साहब ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे ये लगता है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा डेयरिंग हो गए हैं। अभी उनकी अगर आप रिसेंटली स्पीच सुन लें, बड़ी एग्रेसिव टोन में उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की जिनसे वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते थे। साथ में उन्होंने लोगों को उनका तंबीह करने का अंदाज़ ये था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। और ये वो बात है जो शुरू दिन से वो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन उसमें उसी के साथ आप पीछे देख लें थोड़ा सा, 18th अमेंडमेंट जब आ रही थी उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि जी 18th अमेंडमेंट नहीं आएगी, ये जरदारी साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जिस दिन थर्ड टर्म की बात जो है वो लिफ्ट हो गई तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी, नवाज शरीफ साहब जो है उनको मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा और पीछे चले जाएँ तो आप ये भी देख लें कि यू टर्न्स जिस तरह हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट लेती रही है, उसी तरह अपोजिशन भी लेती रही है। नवाज शरीफ साहब भी एक स्टेटमेंट देते थे, फिर साथ ही यू टर्न ले लेते थे उसके ऊपर। तो ये कुछ जो है ना आपस में मिलजुल के ये लोग जो हैं बारी बारी फील्ड करते हैं, दूसरे को बारी देते हैं, और ये चल रहा है और उसने चलते ही रहना है। अच्छा ज़िशान साहब, ये बताइएगा कि ये जो मफाहमत की बात हो रही है, ये मफाहमत ही है, कहीं सौदेबाजी तो नहीं है? अवाम को क्या दिया जा रहा है? देखें, ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन ये मुफाहमत जो है ये सौदेबाजी ही होती है। अगर आप देखें तो जिस तरह से मुफाहमत फ्रंटियर में हुई है, सिंध में MQM के साथ हुई है, जिस पर जरदारी साहब ने भी कहा कि कारकुनों के अभी तक दिल नहीं मिले हैं लेकिन हमने वो दिल मिलाने हैं। तो
इस मफाहमत का मतलब ये होता है कि सब खाएं, मिल बांट के खाएं। अच्छा। और जो है कोई किसी को तंग ना करे और अपनी डोमेन में जो जिसका बस चलता है वो करता रहे। ओके, सही। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें अपना एनालिसिस पेश किया। यकीनन आपको फिर भी अब दोबारा भी बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान भुट्टा, जिन्होंने बहुत हमें इंफॉर्मेटिव बातें की और आज की जो अहम खबरें थी उस पर अपना एनालिसिस दिया। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद मॉर्निंग मसाला में। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। तो जी हिस्ट्री ऑफ द डे जो है वो ये है कि 24 जून 1948 में सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन का मुहासरा कर लिया था और तमाम दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी कर दी थी, और जिसकी वजह से बर्लिन के जो शहरी थे वो बेचारे भूखे मर रहे थे। और इस पर बरतानिया और अमेरिका ने जर्मन बाशिंदों की इमदाद के लिए इंतहाई बड़े पैमाने पर हवाई इमदाद का ऑपरेशन शुरू किया था, जो बर्लिन एयरलिफ्ट के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, ये थी हिस्ट्री, आज के दिन की हिस्ट्री। हमारे इस सेगमेंट में हम आपको बताते चलें, ये सेगमेंट बड़ा मज़े का होने जा रहा है क्योंकि आज हमने मदऊ किया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री की एक सेलिब्रिटी को। हमारे साथ हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, उनके बारे में हम देखेंगे एक चंक। डोला ना जाने परदेस, डोला ना जाने परदेस। हाँ अखियाँ 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 तेरी दीद ले सांभ सांभ रखियाँ वे, डोला ना जाने परदेस, डोला ना जाने परदेस वे। जी हाँ, तो आपने मुलाहिजा कर लिया चंक। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद ज़फ़र साहब, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। यकीनन बहुत, मुझे अंदाजा हो रहा है कि नींद नहीं पूरी हुई हुई, आपको सुबह सुबह तंग कर दिया हमने। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे ऐसे ही है ना? मुझे शोबिज़ में तो लेट रात और तक आज काम भी चल है। रहा होता है, फिर लेट सोकर। आपका बिल्कुल बहुत सही। शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेगमेंट के आगाज़ में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, आप क्या कर रहे हैं? आजकल इंडस्ट्री में तबाही चल रही है। अच्छा। और ये कह लें कि काम शाम तो बिल्कुल बंद हुआ है, ना होने के बराबर बहुत कम काम हो रहा है। तो अफसोस, मायूसी, कुछ इस तरह का आलम है। अच्छा, वेरी सैड। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त आप कब आए इस फील्ड में, कब आपका आना हुआ इस फील्ड में? मैं अर्ली 80s में आया था। अच्छा। और मुझे तो अतफाक से ये कह लें कि एक बना बनाया सेटअप, एक क्लास सेटअप मिला था। मेरे फादर ला का एक्चुअली ये बिज़नेस था, तो उनकी डेथ के बाद मैंने ये सारा टेक ओवर किया था। तो सबसे अच्छा पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था, उनकी प्रोडक्शंस चल रही थी, तो मैंने आगे उसी फील्ड में इस काम को आगे बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जितनी कामयाबी बंदा सोच सकता है उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे दी। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली फिल्म मेरी थी तेरे बिना क्या जीना। एस सुलेमान साहब उसके डायरेक्टर थे, बाबरा शीफ और नया लड़का था, और डेट वाज सुपर फ्लॉप फिल्म। अच्छा। और पहला एक्सपीरियंस और बहुत बुरा एक्सपीरियंस। और उसके बाद ऑनवर्ड इतनी कामयाबियां अल्लाह ने दी कि वो तसव्वुर ऐसे ख्वाब लगते हैं। अच्छा, तो पहली फिल्म अब जो आपने कहा सुपर फ्लॉप हो गई, उसकी क्या वजह थी?